हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के हिंदी का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवाइस सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप भी 10वीं के स्टूडेंट हैं और आप इस मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। आंसर लिखिएगा, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। चूंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। यह जो क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया निबंध जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसी चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि संधि की परिभाषा लिखे। व्याकरण खंड से क्वेश्चन लिया गया है। ऐसे सवाल मैट्रिक के एग्जाम पेपर में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। याद रखिएगा कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे रामा जोड़ ईस बराबर रमेश, इसमें रामा एक पद है और ईस भी एक वर्ण है, तो 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है जैसे रमेश बनता है तो रामा जोड़ ईस बराबर रमेश। और याद है संधि के बदले में मैट्रिक के एग्जाम पेपर में समास पूछ लिया जाता है, तो 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं, जबकि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि मनुष्य की छाया कहाँ और क्यों पड़ी हुई है। याद रखिएगा, मनुष्य की छाया झुलसे हुए पत्थरों और उजड़ती हुई सड़कों के बीच में फर्श पर पड़ी हुई है, जहाँ मानव की नियति काल कल्पित जिसे मरना होना लिखा हुआ है। ये आपके बुक का क्वेश्चन है, इसलिए इसे जरूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि लखनऊ और रामपुर में बिरजू महाराज का क्या संबंध है। तो देखिए, लखनऊ और रामपुर जो यूपी में पड़ता है, यूपी के 2 प्रमुख जिला है और लखनऊ यूपी का राजधानी है। तो लखनऊ में बिरजू महाराज तथा रामपुर में उनके 3 बहनों का जन्म हुआ था। क्या बात है कि पंडित बिरजू जो महाराज थे, इनके दो तीन बहनें थी, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो लखनऊ और रामपुर में हुआ था। बच्चों में बिरजू महाराज रामपुर वहाँ के नवाब के आमंत्रण पर उसके पिता के साथ नाचने जाया करते थे। उसके बाद में अगला सवाल है, पहली बार दिखे हुए बहादुर का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। और याद रखिए 100% यह सवाल आपके मैट्रिक के एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा। तो यदि ये क्वेश्चन मैट्रिक के एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा कि पहली बार दिखे हुए बहादुर का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, तो आसान शब्दों में बताइएगा कि बहादुर कहानी का नायक है, उम्र 13-14 वर्ष का है, ठीकना कद और गोरा शरीर और चपटे मुंह वाला बहादुर अपने माँ की उपेक्षा तथा प्रताड़ना का शिकार है। नेपाल से भागकर नौकरी करता है और अपने काम में चुस्त दुरुस्त और फुर्तीला है। मार खाकर दुखी होता है किंतु फिर भी उसे भूलकर काम में लग जाता है। उसमें मानवीय भावनाएं बहुत ही कोटि कोटि पूर्ण से भरी हुई है। मालिकिन निर्मला का सेहत का ध्यान भी रखता है और उन्हें कम काम करने के लिए भी कहता है। वह अपने आप खुश रहता है और रात में सोने से पहले धीरे धीरे गुनगुनाता भी है, अर्थात गीत भी गाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वह स्वाभिमानी और ईमानदार है। उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगता है, आरोप लगता है तो वह सहन नहीं कर पाता है और काम को छोड़कर चला जाता है। अब यहीं से मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं कि बहादुर घर से क्यों भागा या बहादुर पर किस चीज़ का इल्ज़ाम लगता है। तो आसान शब्द में बताइएगा कि बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम लगता है। बहादुर है, ये बहादुर ही कहानी का एक प्रमुख नायक है। इसका जो उम्र है वो 13 से 14 वर्ष का है। इसका रंग ये ठीकना सा कद है, गोरा शरीर वाला, मुंह थोड़ा सा चपटा है। बहादुर अपने माँ की उपेक्षा तथा प्रताड़ना का शिकार है। बहादुर की जो माँ है, एक बार की बात है कि भैंस को चराने के लिए बहादुर भेजा था, तो किसी कारणवश बहादुर ने भैंस की बहुत ही पिटाई करता है, तो भैंस भागते भागते निर्मला अर्थात बहादुर के माँ के पास चली जाती है।
तो बहादुर के माँ को लगता है कि बहादुर भैंस को काफ़ी ही ज़ोर से मारा है, जिस कारण बहादुर की माँ मोटे डंडे को लेकर और बहादुर को खूब पिटाई करती है। तो इसी का प्रताड़ना और उपेक्षा का शिकार है बहादुर। नेपाल से भागकर नौकरी करने आता है निर्मला के पास और अपने काम में चुस्त दुरुस्त फर्तीला भी है। मार खाकर दुखी तो होता है, किंतु फिर भी सब कुछ भूलकर उसमें मानवीय भावना तो इतनी कूट कूट की भरी है कि मालकिन निर्मला का सेहत का ध्यान भी रखती है और उसके कम काम करने के लिए भी कहता है। वह अपने आप खुश रहता है और रात को सोने से पहले धीरे धीरे गुनगुनाने लगता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह स्वाभिमानी और ईमानदार है। जब उस पर चोरी का आरोप लगता है तो वह सहन नहीं कर पाता है और काम को छोड़कर भाग जाता है, यानी चला जाता है। इसी सवाल को मैट्रिक के एग्जाम पेपर में पूछा गया था कि बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ा। तो यही हम जो बताए हैं उन तमाम आंसरों को आप अपने क्वेश्चन के आंसर शीट में लिख दीजिएगा। उसके बाद में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाया था। देखिए, कहानी में बताया गया है कि बहू जो थी ना काफ़ी ही ज़्यादा बुद्धिमान थी। जब बहू को रगप्पा के द्वारा ज्ञात हुआ कि उसकी सास ने रगप्पा को कर्ज देने से स्वीकृति प्रदान की है, तब उसने बेटे को ढाल बनाकर पैसा लेने का तरकीब सोचने लगी। वह जानती थी कि उसके आसपास या उसके सास अपने पोते को बहुत प्यार करती है, अतः उसने अपने बेटे को दादी के पास रहने के लिए भेज दिया। बच्चा जब दादी के सामने साथ जाने के लिए मचल रहा था तो बेटा बहू ने उसे समझाया, अपनी गलती भर उससे स्वीकार भी की। पोता की समझौता का जरिया बन गया और बहू की योजना थी कि पोते के द्वारा सास से समझौता कर लिया जाए और उनको मना लिया जाए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए। दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, कवि भारत माता को गीता प्रकाशनी मानकर भी ज्ञान मूढ़ कहता है, आखिर क्यों। तो आसान शब्दों में बताइएगा कि कवि भारत माता अर्थात देशवासियों को ज्ञान मूढ़ इसलिए कहता है क्योंकि अर्जुन की अज्ञानता नष्ट करने के लिए श्री कृष्ण गीता का उपदेश देना पड़ता था। स्वयं श्री कृष्ण ने अपने शब्दों में कहा था कि अज्ञानता के कारण ही व्यक्ति स्वार्थी अथवा मोह माया से ग्रसित हो जाता है, जो उसे विनाश की ओर ले जाता है। अतः कवि के कहने का मतलब ये है कि गीता के मर्म को जानते हुए भी देशवासी अपने पर हो रहे जुल्म का विरोध नहीं करते हैं, इसलिए कवि भारत माता को ज्ञान मूढ़ कहता है। आप सभी को मालूम होगा, यदि महाभारत देखे होंगे या पढ़े होंगे उसके कहानियों को, तो मालूम होगा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां संभवामि युगे युगे। इस प्रकार से कहकर ये बहुत ही पॉपुलर एक श्लोक है जो आपके महाभारत कांड से लिया गया है। और इसी श्लोक को कहने के बाद अपने अज्ञानता को देखकर अर्जुन मचल उठता है और तीर धनुष उठाकर अपने शत्रुओं से लड़ाई करता है और विजयी भी होता है। अगला व्याकरण खंड का क्वेश्चन है कि संज्ञा किसे कहते हैं, इसके भेद लिखिए। तो देखिए, दुनिया की सारे चीज़ों को नाउन यानी संज्ञा कहते हैं, जिसे देखा जाए, छुआ जाए या महसूस किया जाए, जैसे राम, कलम, पटना इत्यादि, ये सभी के सभी संज्ञा है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं काइंड्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा के भेद। देखिए, संज्ञा की 5 भेद होती हैं। पहला होती है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो 5वां होती है भाववाचक संज्ञा। उसके बाद ये मछली चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है कि मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ी, इसके कारण स्पष्ट कीजिए। देखिए, मछली और दीदी में कई प्रकार की समानताएं हैं। मछली जल में रहती है जबकि दीदी घर में रहती है। मछली झोले में तड़पती है और दीदी घर में छटपटाती रहती है। तो ये सभी समानताएं। देखिए, मछली पानी से निकलकर मर जाती है और दीदी घर में ही पिता के पिटाई से मरने लगती है। ना मछली अपनी व्यथा को प्रकट कर पाती है और ना ही दीदी अपनी व्यथा को प्रकट कर पाती है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए कि गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं। इधर से महात्मा गांधी की नज़र में, महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। ये बच्चे को अक्षर ज्ञान मिलने से पहले सत्य, प्रेम और आत्मा की शक्तियों का ज्ञान होना आवश्यक मानते हैं। प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को और कष्ट को सहन से हिंसा को जीतना शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण अंग होनी चाहिए। अगला सवाल क्वेश्चन 11 कहता है
कि सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती थी। देखिए सीता के 3 बेटे थे। सीता के 3 बेटों ने एक बूढ़ी विधवा माँ है, ठीक है। सीता के 3 बेटे थे, उसी बेटों की बूढ़ी विधवा माँ है। उसने अपने तीनों बेटों को खाना को लेकर आपस में झगड़ते रहते थे। उसकी बहू आपस में झगड़ती रहती थी, इसीलिए वे अपने ही घर में घुटन महसूस करती थी। यही से सवाल आता है कि सीता के कितने बेटे थे, तो सीता के 3 बेटे थे। अगला सवाल देखिए कि नाखून बढ़ने का प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ। तो देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे उनके लड़की के माध्यम से उपस्थित हुआ था। ऐसा प्रश्न लेखक को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि सचमुच नाखून बार बार काटने के बावजूद भी इस प्रकार से क्यों बढ़ा करते हैं। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पेंट करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 10वीं कक्षा के हिंदी का 12 ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही 10वीं कक्षा का इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट है जिसकी तैयारी बढ़िया से नहीं हो पाई है। उन सब्जेक्ट पे हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।